चलिए शुरू हो जाते हैं। बड़े दिनों के बाद फिर से आपके बीच हूं। तो पिछले क्लास में हमने डायपोल बता दिया था आपको कि डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता था, फिर से एक बार चर्चा हो जाए। डायपोल किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं हिंदी में द्विध्रुव। द्विध्रुव किसको कहते हैं? तो द्विध्रुव कहते हैं जब माइनस चार्ज को और प्लस चार्ज को, जिनका कि परिमाण बराबर होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5, हालांकि एक माइनस और दूसरा प्लस है ना, लेकिन होना चाहिए दोनों परिमाण के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर बराबर। तो ऐसे में जब दो चार्ज को हम कुछ दूरी पर रख देते हैं, मान लीजिए कह लीजिए d दूरी पर रख देते हैं, तो यह निर्माण करता है एक डायपोल का, एक द्विध्रुव का, जिसकी पढ़ाई हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ता हूं। और यहां पर जाके वीडियो कट हो गया था, और देखो लॉकडाउन की वजह से इंक की मार्केट भी बंद है, सारा जो स्टेशनरी शॉप होता है, किताब कॉपी का दुकान बंद है, चौक से काम चलाना पड़ेगा, इंक ही खत्म हो गया। अब छोटे से में बोर्ड और इधर ग्रीन बोर्ड, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई में कंटेंट रहेगा। तो देखिए, वी विल स्टडी डायपोल मोमेंट, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। और देखो भैया, द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते हैं P वेक्टर से। किससे दिखाते हैं? P वेक्टर से। जी हां, आप सही देख रहे हैं, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके सर पे एक तीर का निशान लगा है। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां ऊपर चित्र में ही, कि जब दो आवेश को जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो, नेचर अपोजिट हो, एक माइनस दूसरा प्लस, कुछ दूरी पर रखा जाए तो वो एक द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फार्मूला बनता है, पहले फार्मूले को देखते हैं। तो P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज का परिमाण, दोनों में से किसी एक का लीजिए, दोनों का परिमाण तो बराबर ही होगा, Q Q, तो Q और इनके बीच की दूरी का गुणनफल है ना, इनके बीच की दूरी का गुणनफल ये देता है द्विध्रुव आघूर्ण। बात रह जाती है दिशा की, कि दिशा किधर होगा। तो दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर। किधर होता है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो इसको सीधे अभी ऐसे लगा दीजिए, पी कैप। पी कैप की दिशा क्या होगी? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं पी कैप क्या हो जाएगा? निगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर। बात समझ में आ गई? अब ये तो फॉर्मूला हमने लिख दिया भैया सीधे डायरेक्ट, कि डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब आइए इसका परिभाषा, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो आओ मैं डेफिनेशन आप लोग को लिखा देता हूं, पहले इंग्लिश में लिखा देता हूं, फिर हिंदी में लिखा देता हूं। The product of magnitude of charge, the product of magnitude of charge and distance between the, ये between है शॉर्टकट, ठीक है, between the charges is known as dipole, moment, is known as dipole moment. नीचे, the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge, is from negative charge to positive charge, full stop। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर परिभाषा में लिखूं, है ना, तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव, या सीधे लिखो
थोड़ा चल नहीं रहा है ठीक से। द्विध्रुव के आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पैराग्राफ बदल के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है ना। इसकी दिशा जो होती है किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। एक बार फिर से मैं फिगर बना देना चाहता हूं, हालांकि कोई यूज नहीं है। यहां पर देखो प्लस क्यू, यहां पर देखो माइनस क्यू, बीच की दूरी कितना हो गई? बीच की दूरी हो गई डी। इसको हम क्यों फिगर बना रहे हैं आप लोग को समझाएंगे। दिशा किधर होता है? माइनस से प्लस, इधर। पी वेक्टर का दिशा ये होगा, पी वेक्टर का दिशा ये होगा। कहोगे सर अभी तो इधर दिखा रहे थे, अरे बकला तो इधर ना माइनस था, माइनस से प्लस है ना, तो इधर अभी इधर माइनस रख दिए तो इधर हो जाएगा, माइनस से प्लस क्यों होना चाहिए। अब पी वेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा? पी वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लीजिए, तो इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, तो क्यू बीच की दूरी, तो बीच की दूरी डी, और यहां इसका दिशा तो पी कैप। पी कैप मैं यहां ही बता चुका हूं, पी कैप किधर से किधर होता है ना, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी देखो बच्चों, हाँ जी, एक तरीका से और आपको मिलेगा, हो सकता है बिहार बोर्ड का जब आप परीक्षा दे रहे हो तो ये नहीं मिले, Q इंटू डी नहीं मिले, मिल जाएगा 2QA। तो कहिएगा ये तो सर बताए नहीं, तो ऐसी बात नहीं है भैया, बता देता हूं। देखो, एक कंसेप्ट ऐसे भी लिया जाता है, ये दूसरा कंसेप्ट, पहला फार्मूला ऐसे बन सकता है, दूसरा फार्मूला ऐसे बन सकता है। इधर हो गया प्लस क्यू, इधर हो गया माइनस क्यू। ठीक है, बीच की बिंदु को दिखाता है O, इधर भी रख दिया L, इधर भी रख दिया L। L रखे या A रखे, है ना, उससे तुम मत घबराना, L रखेगा तो L, A रखेगा तो A। तो अभी देखो बच्चों, P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो इसका भी Q, इसका भी Q, दोनों में से किसी का भी लोग Q ही आएगा, गुना बीच की दूरी। बीच की दूरी कितना हो जाएगा? L, और इधर भी L, तो L प्लस L क्या हो जाएगा? 2L। तो बीच की दूरी हो गई 2L, है ना, इतना P वेक्टर। आगे इसको लिखो, 2 को आगे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 2QL P कैप, है ना जी। कंसेप्ट तुम पकड़ना, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि चार्ज और बीच की दूरी का गुना। बीच की दूरी यहां d थी, बीच की दूरी यहां 2L है, तो जैसे कहे वैसे आप रख दीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लगे हाथ बहुत अच्छा होगा कि हम इस पर एक न्यूमेरिकल बना लें, तो एक कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, पेन बदल बदल के बनाना पड़ता है। देखो, बनाते हैं न्यूमेरिकल, चौक नहीं पेन। देखिए, तो क्वेश्चन
क्या है क्वेश्चन, क्या ले ले क्वेश्चन, कोई बुक हो तो उसी से लिया जाए, आप लोग के भी आत्मा को संतुष्टि में। यार अब कहां से बुक खोले, अपने मन से दे देते हैं। लिखता हूं 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के दो आवेश को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या करें, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण को भैया ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, टू चार्जेस of 5 microcoulomb and -5 microcoulomb, two charges of magnitude 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter, full stop. Find the magnitude of their dipole moment. Find the magnitude of their dipole moment. Find the magnitude of their dipole moment. देखो पहले एक नजर में फिगर बना लेते हैं। तो एक है यहां पर +5 माइक्रोकूलम और एक है यहां पर -5 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले ही तुम लिख लो भैया गिवन डेटा, है ना, या पहले गिवन डेटा लिखते हैं, बाद में ना सॉल्यूशन लिख लेंगे, अच्छा लगेगा। पहले गिवन डेटा देखिए, तो चार्ज कितना का है, मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो के बदले कितना लिखते हैं, 10 के पावर -6। ठीक है, माइक्रो के बदले लिखते हैं 10 के पावर -6। और बीच की दूरी जिसको यहां मैंने डी से दिखाया है, बीच की दूरी कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर है। अब तुम ही बताओ सेंटीमीटर में रखेंगे नहीं ना, मीटर में रखना है, एसआई मात्रा में रखना है, एसआई यूनिट में रखना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से गुना कर दो। 5 में 10 टू द पावर -2 से गुना कर दिए, ये बदल गया मीटर में। ठीक है, अभी बना लो सॉल्यूशन। वी नो दैट, इतना चीज जानते हैं, क्या कहें तो P बराबर क्या होता है, तो Q इंटू डी। चार्ज कितना का है, 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम, गुना दूरी कितना का है, 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। कितना हो जाएगा जी, 5 25 और -6 और -2 तो 10 के पावर -8 कूलाम गुना मीटर, कूलाम मीटर। अभी हमने आपको बार बार सिखाया, आंसर लिखिए 1 से 10 के बीच में। तो ये तो 25 हो गया, 10 के बाहर चला गया, तो इधर से एक पॉइंट ले आइए 2.5। अब पॉइंट को आपने दाया तरफ घसकाया है, तो एक पावर को प्लस कीजिए, तो -8 + 1 -7 कूलाम मीटर हो गया आंसर। ये हो गया डायपोल मोमेंट। अभी देखो बच्चों, यहां से हमको एक चीज और, न्यूमेरिकल क्यों बनाना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने के क्या क्या फायदे हैं। इस एक प्रश्न ऐसे आप किताब से खोज के 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो देखिए आपको क्या पता चला। आवेश का एसआई मात्रा कूलाम, बिहार बोर्ड में ऐसा ही छोटा छोटा सवाल आता है बच्चा वाला, तो न्यूमेरिकल बनाओगे तो देखो कितना चीज पता चला। आवेश का एसआई मात्रा कूलाम, माइक्रो का मतलब -6, डायपोल मोमेंट का फार्मूला QD, डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रा कूलाम मीटर। न्यूमेरिकल बनाओगे तुम तो ढेर सा, तो एक न्यूमेरिकल बनाए तो इतना चीज आया, इस तरह का 10 न्यूमेरिकल बनाओगे 10 बात आएगा, 10 नया नया बात आएगा। तो न्यूमेरिकल बनाने से एक बहुत अच्छा तरीका है ये, एक बहुत अच्छा औजार है ये, कि आपको
थियोरी पर थोड़ा कम भी पढ़िएगा, कम भी थियोरी रटिएगा, तो न्यूमेरिकल से आपको बातें याद हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल का एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, यह संभव नहीं है कि क्लास में आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाए जाए, क्योंकि सिलेबस का बैंड बच जाएगा। क्लास में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है, हर टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल हर टॉपिक पर हो सकता है, लेकिन 5-5, 10-10 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सिलेबस पीछे हो जाएगा, क्लास पूरा इसी में चला जाएगा। तो वो काम आप घर से कीजिए और क्वेश्चन हमसे पूछिए, ठीक है। क्वेश्चन बताना टीचर का जिम्मेवारी है कि वो बच्चे के सपोर्ट में खड़ा रहे, कि बच्चा जब भी लैग करने लगे तो मैं पीछे से सहारा दे दूं, मैं उसको बता दूं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप चाहोगे कि हर एक एक चीज क्या क्या करना है हम आपको करवाते चले, कभी अच्छा नंबर नहीं उठेगा। वैसे वो तरीका ही नहीं है। जब तक तुम नहीं दौड़ोगे तो तुमको हम घींच के रेस जिता देंगे। रेस कभी कोई ऐसे जीता है कि हाथ पकड़ के उसको दौड़ा दिया? फिल्म में ही ये हो सकता है। जब तक तुम खुद नहीं दौड़ोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, तो क्लास में हम कितना भी कुछ कर दें काम नहीं आएगा। ओके, देखो अभी एक बात हम यहां लिख देते हैं नोट, हालांकि हमें दिख गया है। SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? तो कूलाम मीटर, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा हो जाएगा कूलाम मीटर। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, जो अणु होते हैं, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द्विध्रुव। द्विध्रुव के आधार पर, विद्युत द्विध्रुव के आधार पर कोई भी मॉलिक्यूल 2 तरह के हो सकते हैं। उनको देखते हैं हम क्या होता है वो। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, एनी molecule can be categorized in 2 types, ठीक है। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव के आधार पर किसी मॉलिक्यूल को 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या है ये? पहला, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है क्या? ध्रुवित, है ना। इसको पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या पोलर डायपोल बोल सकते हैं, है ना। पढ़ तो डायपोल रहे हैं ना, पोलर डायपोल। हिंदी में ध्रुवित द्विध्रुव अणु, ध्रुवित द्विध्रुव अणु। और दूसरा नन पोलर डायपोल। नन पोलर डायपोल बोलिए चाहे नन पोलर मॉलिक्यूल बोलिए, बात एक ही है। अध्रुवित द्विध्रुव
अध्रुवित द्विध्रुव। ठीक है, ध्रुवित द्विध्रुव या अध्रुवित द्विध्रुव, ये दो तरह के हो सकता है। अणु लगाने का भी उतना जरूरत नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पोलर डायपोल और नॉन पोलर डायपोल, है ना, ध्रुवित द्विध्रुव और अध्रुवित द्विध्रुव, इसको हम लोग देखते हैं। आइए, पहली बात, पहला शुरू करते हैं पोलर डायपोल, है ना, पोलर या नॉन पोलर से। तो पोलर को कहते हैं ध्रुवित द्विध्रुव, ध्रुवित द्विध्रुव। देखिए क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं जिसके निगेटिव के सेंटर और पॉजिटिव के सेंटर के बीच में कुछ दूरी होती है। ऐसे अणुओं को हम पोलर डायपोल में रखेंगे, ध्रुवित द्विध्रुव में रखेंगे। क्या हमने बोला, जब किसी मॉलिक्यूल के ऋण तथा धन आवेश के केंद्र के बीच कुछ दूरी होती है तो इसे ध्रुवित द्विध्रुव अणु कहा जाता है। अब देखो, समझोगे मेरी बातों को, ठीक है, मैं समझाऊंगा। इंग्लिश वाले बच्चे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब कितना लिखते रहो, बोल देता हूं, लिखो। when center of negative charge and positive charge, when center of negative charge and positive charge do not coincide, then they form a polar dipole moment. Sorry, then they form a polar dipole molecule. अभी देखो समझ में आया क्या कहते हैं हम, कि निगेटिव और पॉजिटिव का जो केंद्र होना चाहिए, केंद्र, निगेटिव का केंद्र और पॉजिटिव का केंद्र दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब देखो केंद्र की बात क्यों आ रही है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं NaCl का, NaCl, या हम ले सकते हैं H2O जल का। तो यहां ये पहला वाला उदाहरण बड़ा सिंपल हो जाएगा। इधर होता है Na और आयोनिक बॉन्ड से, है ना, ये जुड़ा रहता है। Na पर होता है प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज। तो यहां पर है प्लस आवेश और यहां पर है माइनस आवेश। तो बोलो दोनों के बीच में कुछ दूरी है कि नहीं है? दोनों ध्रुवित है। ध्रुव जैसे ही हो गया, ध्रुव होने का मतलब टूटना। कहते हैं पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? तो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल हो गया, बट गया है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, बट जाना है ना। ध्रुवित होने का अर्थ होता है बट जाना, अलग अलग हो जाना। तो यहां माइनस और प्लस जो है ये दोनों अलग अलग हो गया है। तो ये काम करेगा एक पोलर का। अगला H2O में थोड़ा आपको समझना है। H2O कैसे होता है? तो ऐसे ऑक्सीजन होता है और ये थोड़ा ऐसे रहता है। ये स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे नहीं समझिए कि इधर O ऐसे HH, ऐसे नहीं होता, ये गलत है। ऐसे होता है, एंगुलर होता है ये। अभी देखो H पर होता है प्लस
और ऑक्सीजन पर होता है माइनस। तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज तो जो भी है वो यहीं पर है, समझना मेरी बात को। माइनस चार्ज जो है वो यहीं पर है, तो इसका केंद्र तो चलो यहां हो गया, लेकिन प्लस का केंद्र देखो कहां होगा। क्यों मैंने लिखा है केंद्र, सेंटर, दोनों का सेंटर। एक प्लस यहां, दूसरा प्लस यहां, तो प्लस वाला का सेंटर कहां लोगे? तो बोलोगे बीच में लेंगे। एक प्लस यहां, एक प्लस यहां, तो प्लस वाला का सेंटर कहां आएगा? यहां पर, बीचों बीच में। ठीक है, तो माइनस हो गया यहां और प्लस हो गया यहां। तो बोलो माइनस और प्लस के केंद्र, प्लस का केंद्र यहां पर है और माइनस तो एक ही जगह पर है, तो उसका केंद्र वहीं हो गया। तो ये माइनस का केंद्र यहां है, तो दोनों के बीच में कुछ दूरी है कि नहीं है? बोलोगे है ना? तो ये कहला जाएगा एक पोलर डायपोल, ध्रुवित द्विध्रुव। आगे इसके बारे में हम कुछ और समझते हैं कि ये क्या क्या और कैसे कैसे कार्य करेगा। सिर्फ बोल के बताता हूं, सुनते जाओ। देखो बच्चों, एक माइनस ऐसे, एक प्लस ऐसे है। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, और इसमें हम एक डायपोल को ऐसे करके रख दिए। यहां पर है प्लस वाला और यहां पर है माइनस वाला। अभी क्या होगा आप सोचो। तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था क्या? मेरी पढ़ाई सब बात याद ही रह जाए तुम लोग को, तो परीक्षा में दिक्कत क्या है? देखो कि हमने पढ़ाया था कि प्लस वाला जो चार्ज है, प्लस वाला, उस पे फोर्स लगता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ। तो इस पे फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, और माइनस वाला पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट, उल्टी दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उधर है तो माइनस वाला पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में इधर। ये थोड़ा छोटा क्यों बनाया है, इसको भी बड़ा बना। तो असल में ये होगा क्या, देखो मेरी बात को समझो। ये एक ऐसे डायपोल था, कैप के तरफ मानो प्लस है और इधर मानो माइनस है। अभी आपने क्या किया, इसको इधर खींचा और इसको इधर खींचा, तो ये घूम नहीं जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। अगर ये ऐसे था तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको इधर खींचा है और इसको इधर खींचा है, ये घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अर्थात अगर हम किसी ध्रुवित द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो तीर तीर बहुत सारा दिखा, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अगर इसको आप एक विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर घूम जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर घूम जाएगा, उसकी ओर एलाइन हो जाएगा। तो हम नोट में करके इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में लिखते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, ए पोलर डायपोल align along the electric field if, ऐसे लिखते हैं, बस लिखा सही ही रहे लेकिन थोड़ा और सुंदर। इफ ए पोलर डायपोल is placed in electric field, then it will align in direction of electric field। शॉर्टकट मार दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? यदि एक ध्रुवित द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो यह विद्युत क्षेत्र, इसको ई वेक्टर कहते हैं, यहां पर विद्युत क्षेत्र
की ओर घूम जाता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब देखो और इसमें क्या क्या होगा, दूसरा बिंदु। अब चलो ठीक है कि ये जो द्विध्रुव वाला है ये इसकी ओर एलाइन हो गया, ये इसकी ओर घूम गया। अब क्या होगा, जब ये घूम के इस तरह से आ गया, दूसरा फिगर, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा अलग कलर, हरा कलर यूज कर रहा हूं। अब मान लो ये ऐसे घूम गया, इधर हो गया प्लस वाला, इधर हो गया माइनस वाला। अब क्या होगा, तो अब आप कहोगे चौक कहां गया यार, बड़ी दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। तो अभी क्या होगा, फिर से वही वाली बात होगी। कहोगे सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्लस वाला पे फोर्स लगता है, बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और माइनस वाला पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या अभी भी फोर्स नहीं लगेगा? इसको ये इधर खींचेगा और इसको ये इधर खींचेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने का प्रयास करेगा, है ना। और जैसे ही दूर जाएगा तो हमने आपको पढ़ाया था कि डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो Q गुना D। अब D बढ़ रहा है कि नहीं, दोनों के बीच की दूरी, प्लस और माइनस के बीच की दूरी बढ़ेगी। अब जैसे ही प्लस और माइनस के बीच की दूरी बढ़ेगी तो P भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि P जो है D के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दूरी बढ़ेगी, ऊपर का तीर दिखा रहा हूं मतलब बढ़ेगा, अगर दूरी D बढ़ेगा तो P भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अर्थात यदि एक ध्रुवित द्विध्रुव को, पोलर डायपोल को विद्युत क्षेत्र की ओर रखा जाएगा तो इसके बीच की दूरी बढ़ेगी, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण P भी बढ़ जाता है। तो आइए इस बात को हम आगे लिखते हैं। यहां मिटाता हूं और लिखता हूं। बोल के लिखा दे, बोल के ही लिखाता हूं, लिखो ना, लिखो। तुम लोग का भी तो हाथ चलते रहेगा तो मजा आएगा, ऐसे हाथ नहीं चलेगा तो झुक नहीं आएगा। चलो लिखो, यदि एक ध्रुवित द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, तो धन तथा ऋण आवेश के बीच की दूरी, बढ़ती है। धन तथा ऋण आवेश के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, when a polar dipole is placed along electric field, then distance between positive and negative charge increases, then distance between positive charge and negative charge increases, and hence its dipole moment also increases,
इंक्रीजेज। ठीक है, चलिए अब दो बातें इसके बारे में हो गई, उदाहरण भी दे ही दिया। अब हम बात करते हैं अध्रुवित वाला। अध्रुवित द्विध्रुव, अध्रुवित द्विध्रुव, नन पोलर डायपोल। देखो जी, नन पोलर डायपोल का बात चल रहा है। तो नन पोलर डायपोल में क्या होगा कि जैसे वहां मैं बोल रहा था कि प्लस का केंद्र और माइनस का केंद्र दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहां पे ऐसा बात नहीं होगा, यहां पे दोनों मिल जाएगा। प्लस का केंद्र और माइनस का केंद्र कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही स्थान पर रहेगा। तो आइए इसको लिखते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल माने अणु होता है जी, हिंदी लिखना है शुद्ध शुद्ध तो अणु लिख लेना। जब किसी मॉलिक्यूल के ऋण तथा धन आवेश के केंद्र एक स्थान पर होते हैं, एक स्थान पर होते हैं, तो इसे अध्रुवित द्विध्रुव जी, तो इसे अध्रुवित द्विध्रुव या अध्रुवित अणु कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं CH4, है ना, CH4 को आप ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? CO2, ये सब जो है अध्रुवित है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो पता चलेगा। पहले CO2 का ही ले लेते हैं। तो बीच में कार्बन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ना। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस माइनस और कार्बन पे प्लस प्लस, कि कार्बन पे माइनस ना। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर क्या होगा, नीचे में दिखाता हूं। ठीक है, प्लस तो यहीं पर है, तो प्लस यहीं पर है, तो प्लस का केंद्र यहीं हो जाएगा, प्लस का केंद्र यहीं हो गया। अब माइनस इधर और माइनस इधर, तो इसका केंद्र कहां आएगा? कहोगे बीच में, तो माइनस माइनस इसके बीच में, तो माइनस वाला भी तो यहीं पर ना आ जाएगा। मतलब कि प्लस भी यहीं पर और माइनस भी यहीं पर, दोनों एक ही जगह पर आ गया। तो दोनों के केंद्र के बीच में दूरी है? नहीं है। तो यहां पर ये कैसा हो गया? ये हो गया अध्रुवित, माने ध्रुव में नहीं टूटा, अलग अलग नहीं बटा, प्लस और माइनस का केंद्र एक ही जगह पर आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH4, मीथेन। यहां भी वही बात हो जाएगी। मान लो अगर हाइड्रोजन पर आया प्लस 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 प्लस, है ना, तो चारों तरफ प्लस है, तो केंद्र कहां पर आएगा? प्लस का बीच में। और कार्बन पर मान लो माइनस है, तो माइनस का भी कहां आ जाएगा? बीच में। तो दोनों का केंद्र कहां आ गया? बीच में ही आ गया। प्लस का भी वहीं पर और माइनस का भी वहीं पर, दोनों का केंद्र जो है यहां बीच में आ जाएगा। तो इसमें भी प्लस और माइनस जो है अलग अलग दूरी पर नहीं है, इसीलिए यह भी हो जाएगा अध्रुवित द्विध्रुव। अभी देखेंगे इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसका भी नोट बना के लिख लें। जैसे पिछला का नोट बनाए थे, इसका भी नोट बना लेते हैं। इसका भी जो है हम नोट बना लेते हैं। तो पहला बिंदु, अच्छा बच्चों बोलो, जब प्लस और माइनस के बीच में दूरी ही नहीं है, दोनों सटा हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू,
दोनों एक ही बिंदु पर है, दूरी दोनों के बीच में है ही नहीं। तो P बराबर क्या होता है, आवेश गुना बीच की दूरी। यहां बीच का दूरी क्या हो गया है, बीच का दूरी थोड़ा बड़ा लिखता हूं, हो सकता है आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, Q गुना D। बीच का दूरी क्या हो गया है, 0। तो 0 से गुना कर दोगे तो P भी क्या हो जाएगा, P भी मिल जाएगा 0। अर्थात एक अध्रुवित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में दूरी नहीं है। पहला बिंदु, एक अध्रुवित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P वेक्टर से दिखाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। एक अध्रुवित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर क्या होता है, शून्य होता है, जबकि पिछले वाला में शून्य नहीं होता था। दूसरा बात, अगर मान लो, अब वही वाला, अगर इसको विद्युत द्विध्रुव में रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, अगर इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, समझना मेरी बात को। यहां पर प्लस Q, चलो पीला कलर से दिखाए हैं, और एक लाल कलर से दिखाते हैं, माइनस Q। प्लस Q और माइनस Q जो है दोनों एक ही बिंदु पर है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि प्लस वाला पे जो पीला कलर से दिखा है, पीला वाला को उधर ही लियो, है ना, प्लस Q इधर रख, थोड़ा चित्र सुंदर बनेगा, और लाल वाला इधर माइनस Q। तो पिछले बार भी बताए थे, प्लस आवेश पर बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की तरफ, और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के उल्टा। तो प्लस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की ओर, और माइनस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, ठीक है, उल्टी दिशा में बल लगेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, प्लस वाला चल जाएगा इधर और माइनस वाला चल जाएगा इधर। क्या हो जाएगा, हम एक पिक्चर और बनाते हैं यहां पर, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, रखने के बाद हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, पीला वाला प्लस Q चार्ज इधर आ जाएगा, और लाल वाला माइनस Q इधर आ जाएगा, अर्थात दोनों के बीच में कुछ दूरी बन जाएगी D, है ना, जो पहले एक ही बिंदु पर था अब वो अलग अलग हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं पहले ये था अध्रुवित, लेकिन अब ये हो गया है ध्रुवित। अध्रुवित मतलब कि प्लस और माइनस का केंद्र एक जगह, ध्रुवित मतलब प्लस और माइनस अलग अलग, तो अलग अलग नहीं हो गया है। तो हम कह सकते हैं जब एक या यदि एक अध्रुवित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह ध्रुवित अणु के जैसा व्यवहार करने लगता है। हम लिखेंगे जब एक अध्रुवित अणु को, टूट गया रे हमारा दिल नहीं चौक, ठीक है, जब एक अध्रुवित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक ध्रुवित अणु के जैसा कार्य करने लगता है। तो ये कैसा काम करने लगता है, ध्रुवित अणु के जैसा कार्य करने लगता है। एक बात मैं यहां पर और एडिशनल जोड़ना चाहूंगा,
अच्छा, पिछले बारे में क्या हो रहा था, मान लो हम अध्रुवित वाले को ऐसे रख रहे थे तो इसको घुमाने की चेष्टा हो रही थी, नहीं हो रही थी, इसको घुमा दे रहा था, और इस घुमाने वाले प्रभाव को कहते हैं टॉर्क लगाना, आघूर्ण लगाना। तो जब एक अध्रुवित अणु को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कभी भी इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। इस पर टॉर्क क्या लगेगा, इस पे तो बस ये हो रहा है कि एक प्लस एक माइनस है, दोनों सटा हुआ था, विद्युत क्षेत्र में रखें तो प्लस वाला इधर चला गया, माइनस वाला इधर चला गया, मतलब एक गया विद्युत क्षेत्र की तरफ प्लस वाला और माइनस वाला गया विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोनों घूम जा रहा है। उसमें क्या हो रहा था, मान लो विद्युत क्षेत्र इधर गया है, इस तरफ, जो कि इधर है इस तरफ, प्लस को रखे ऐसे, माइनस को रखे ऐसे, तो क्या होगा, प्लस वाला जाएगा विद्युत क्षेत्र की तरफ और माइनस वाला जाएगा विद्युत क्षेत्र के उल्टा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा। ये जो ऐसे था ये घूम गया। तो एक ध्रुवित कण पर विद्युत क्षेत्र में टॉर्क लग सकता है, लेकिन एक अध्रुवित कण पर, अणु पर कभी भी विद्युत क्षेत्र में टॉर्क मतलब ऐसे घुमाने का प्रभाव है ना, जिसको आघूर्ण कहते हैं, वो कभी भी नहीं लगता है। तो इस लास्ट पॉइंट के साथ, तीसरे पॉइंट के साथ खत्म करते हैं। लिखो तीसरा पॉइंट, बोल के लिखाते हैं, है ना। नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करें, उतार लें और फिर प्ले करके लिख लें। लिखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक अध्रुवित कण पर विद्युत क्षेत्र में आघूर्ण, ब्रैकेट में इंग्लिश में टॉर्क, TORQUE, टॉर्क नहीं लग सकता है, परंतु एक ध्रुवित अणु लिखिएगा, ध्रुवित अणु पर विद्युत क्षेत्र में टॉर्क लग सकता है। विद्युत क्षेत्र में टॉर्क मतलब कि आघूर्ण, टॉर्क अर्थात आघूर्ण लग सकता है। ठीक, इंग्लिश वाला बच्चा को नहीं लिखा है क्या जी? ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, एक अध्रुवित द्विध्रुव सुन होता है, लिखिए डायपोल मोमेंट ऑफ ए non-polar electric dipole is zero. Non-polar electric dipole is zero. उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिगर बना लेना। सेकंड पॉइंट लिखो, when a electric dipole is placed in क्या बोल रहा हूं, सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन, when a non-polar electric dipole, non-polar छूट गया, उसको जोड़ लो। when a non-polar electric dipole is placed in electric field, then it start behaving as a polar molecule. Then it start behaving as a polar molecule. दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखो, a non-polar electric dipole never experiences a torque,
in electric field, never experiences a torque in electric field, full stop. But a polar molecule can experience torque, but a polar molecule can experience torque in electric field, can experience torque in electric field, है ना। पोलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगेगा, लेकिन नॉन पोलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क नहीं लगेगा। अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा सबसे पहला 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर वाला सवाल कैसे आएगा, विद्युत द्विध्रुव कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनके बीच में 2-2, 3-3 या 4-4 अंतर लिखें। 2 नंबर का सवाल लिखने वाला। तो कैसे लिखोगे, लिखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवित और अध्रुवित, है ना। अब क्या करना, एक तरफ लिखना ध्रुवित पोलर, एक तरफ अध्रुवित नॉन पोलर, बीच में लाइन खींच दिया और उसके बीच में अंतर लिखेंगे। क्या क्या अंतर लिखेंगे फटाफट बताते हैं, सब लिखा दिए हैं, बस तुमको ये करना है ना। अभी करोगे, जैसे यहां तक लिख लेंगे तो अंतर लिखोगे। पहला अंतर पोलर वाला में, ठीक है ना, ध्रुवित वाला में, इसके निगेटिव तथा पॉजिटिव, ऋणात्मक तथा धनात्मक केंद्रों के बीच कुछ दूरी होती है, उधर जाके नॉन पोलर वाला में इसके नहीं होती है सीधे, इसके ऋणात्मक तथा धनात्मक केंद्रों के बीच दूरी नहीं होती है, अर्थात दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, दोनों का उदाहरण दे देना। इसका उदाहरण NaCl H2O, किसका, पोलर वाला ध्रुवित, नॉन पोलर वाला यह CO2 CH4, उदाहरण हो गया 2 बिंदु। तीसरा बिंदु क्या लिखोगे, ध्रुवित अणु विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण महसूस करते हैं, इस पे बल आघूर्ण माने टॉर्क लगता है, इधर लिखोगे इस पर टॉर्क नहीं लगता है ना। चौथा, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, ध्रुवित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह विद्युत क्षेत्र की ओर घूम जाते हैं, नहीं घूमता था, विद्युत क्षेत्र की ओर घूम जाते हैं। इसमें क्या लिखोगे, अध्रुवित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर एक ध्रुवित कण के जैसा व्यवहार होने लगता है। लिखे है ना, कैसा व्यवहार करने लगता है, अध्रुवित व्यवहार करने लगता है ध्रुवित की तरह। किसके जैसा, ध्रुवित के जैसा। तो ये अंतर हो गया। जब हम सब पॉइंट बता ही दिए हैं तो तुम छांट के अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। टीचर, अब यही टीचर, एक अच्छा टीचर हम समझते हैं करेगा कि हर क्वेश्चन का, हम क्या देखे हैं बहुत सारे टीचरों को कि लिखाएंगे क्वेश्चन, जब थ्योरी पढ़ाएंगे ना, तो जब थ्योरी वो पढ़ाएंगे चैप्टर, तो वो सीधे क्वेश्चन बना के आंसर देते हैं, ऐसा चैप्टर ऐसा पढ़ाते हैं वो। ये जो है बहुत कमजोर स्टूडेंट का निशानी है कि एकदम उसको क्वेश्चन मिले और नीचे आंसर मिले, ऐसा पढ़ाई हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा और आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आंसर लिखें। जब मैं बता दिया कि ये ध्रुवित का गुण है, ये अध्रुवित का गुण है, तो दोनों को आप छांट के नहीं लिख सकते हैं। और ऐसा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप पास होने के लायक है। फर्स्ट डिवीजन घींच तीर के ले आए, हमको फर्स्ट डिवीजन लाना नहीं है, फर्स्ट डिवीजन अब पुराना बात हो गया, हमको चाहिए हर स्टूडेंट 70% से ऊपर। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए। आगे मैं लाऊंगा 5 मार्क्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला वीडियो मैं बनाता हूं जल्दी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।